नमस्कार बच्चों। जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि इस समय दूरदर्शन के द्वारा इन प्रोग्राम्स का डेली ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है और आप सभी लोग घर में बैठकर अपने अपने विषय के पाठों का अध्ययन कर रहे हैं। आपने अभी तक कक्षा 6 गणित में पाठ 15 तक के अध्यायों का अध्ययन किया है। आज हम कक्षा 6 गणित में पाठ 16 प्रकरण क्षेत्रमिति भाग 1/2 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लर्निंग आउटकम है जैसे हमारे परिवेश में विभिन्न आकृतियाँ, घनाकार, घनाभाकार आकृतियाँ पाई जाती हैं। तो इन आकृतियों की विशेषताएं क्या होती हैं, इनका आपस में क्या संबंध होता है, इस बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जिसमें हमारे लर्निंग आउटकम है कि आप घनाभ, घन, पिरामिड और प्रिज्म की कोरें, शीर्ष एवं फलकों के बारे में जानते हैं। उनकी संख्याओं को आप बता सकते हैं और उनका आपस में क्या संबंध होता है, आयलर का क्या सूत्र होता है, उसके बारे में आप जान चुके हैं या उसके बारे में आप सीख लेते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि हमारे परिवेश में विभिन्न प्रकार की आकृतियां पाई जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 आकृतियां हैं, जिसमें आपका एक खेलने का पजल वाला गेम है, दूसरा आपका एक संदूक रखा हुआ और तीसरा एक रबर फोम का टुकड़ा है। इसमें आप देख रहे होंगे तीनों चीज़ों में लंबाई है, चौड़ाई है और साथ में ऊंचाई भी है। तो इस प्रकार की आकृतियों जिनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, उनको हम घनाकार या घनाभाकार या विभिन्न प्रकार की आकृतियों के द्वारा जानते हैं। जैसे कि घनाभाकार आकृतियां किसे कहते हैं, इस जूते के डिब्बे और मिठाई के डिब्बे को देखें। इसमें आपकी लंबाई है, चौड़ाई है और साथ में ऊंचाई भी दी हुई है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जिन आकृतियों में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग माप की होती हैं, यानी कि इसमें आप देख पा रहे हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग माप की हैं, ऐसी आकृतियों को हम घनाभाकार आकृति कहते हैं। घन के अंग, घन के अंग में हम ये देखेंगे कि घन किस प्रकार से अलग अलग विशेषताएं होती हैं। जैसे आप यहाँ पे एक पिक्चर देख पा रहे हैं जिसमें एक घन बना हुआ है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही बराबर हैं, तीनों आपको बराबर माप की ही दिखेंगी। इस प्रकार से इसके आगे का फलक, पीछे का फलक, ऊपर का, सभी तीनों एक ही नाप के हैं। इसमें घन को हम बताने के लिए देखते हैं कि पहला सबसे ऊपर अगर आप देख रहे हैं, इसको हम शीर्ष बोलते हैं। जहाँ पर किनारियाँ आपस में मिलती हैं उसको हम शीर्ष से प्रदर्शित करते हैं। फलक जो पृष्ठ है, जैसे आपको सामने का ये पृष्ठ दिख रहा है, इसको भी हम फलक बोलेंगे। ये साइड वाला पृष्ठ है, इसको हम फलक बोलते हैं। किनारी क्या होती है, जहाँ पर 2 फलक आपस में मिलते हैं उसको हम किनारी बोलते हैं। इस प्रकार से घन में भी हम 3 चीज़ें देखते हैं, शीर्ष, फलक और किनारा। इसमें अगर हम ज्ञात करना चाहें कि इसमें शीर्षों की संख्या कितनी है, तो अगर आप एक घन में देखेंगे तो घन में आपको पहला शीर्ष, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 शीर्ष हो गए और उसी प्रकार से नीचे भी आपको 4 शीर्ष दिखाई देंगे। इस प्रकार से 4 और 4 मिलकर 8 शीर्ष कुल होते हैं। अब हम इसमें फलकों की संख्या अगर ज्ञात करना चाहें तो अगर आप इस आकृति को देखेंगे तो ये पहला फलक है, सामने की तरफ जो आपको दिख रहा है, इसके ऊपर एक फलक है, साइड में एक फलक है, इस साइड एक फलक होगा, एक पीछे की तरफ भी फलक है और एक नीचे की तरफ फलक है। अगर हम इन सभी फलकों को जोड़ेंगे तो कुल 6 फलक होंगे। घन में अगर हम किनारों की संख्या की बात करते हैं तो अगर हमें किनारे देखने हैं तो आप देखेंगे इसमें 4 किनारे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4। इसी प्रकार से पीछे भी आपके 4 किनारे हो जाएंगे और ये साइड वाले अगर आप काउंट करेंगे तो नीचे भी 2 होंगे और ऊपर आपको 2 दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से 4 किनारे ये हो जाएंगे। टोटल अगर आप करेंगे तो 4 आगे, 4 पीछे और 4 इसके चारों तरफ जो आपको दिख रहे हैं। इस प्रकार से 12 कुल किनारों की संख्या हो जाती है। इसको समझने के लिए हम देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में एक क्यूबाइड है जिसको हम घन बोलते हैं। अगर आप इसमें फलक देखना चाहेंगे तो आप रंगों की मदद से आप देख सकते हैं कि कितने फलक हैं। जैसे ये पीला रंग है, एक फलक हो गया, फिर हरे रंग का दूसरा फलक है,
तीसरा फलक सफ़ेद रंग का है और चौथा फलक नीले कलर का है, पांचवा फलक ऑरेंज कलर का है और फिर रेड कलर का हमारा छठवां फलक है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसमें 6 फलकों की संख्या है। अगर हम इसी में शीर्षों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो किस प्रकार से हम करेंगे, हम देखेंगे पहला शीर्ष जहाँ पर हमारे किनारियाँ आपस में मिल रही हैं, या हम बोलेंगे कि जो कोना हमको दिखता है उसको हम शीर्ष बोलते हैं। एक शीर्ष हुआ, दूसरा शीर्ष, फिर आपका ये तीसरा शीर्ष है, फिर ये आपका चौथा शीर्ष है। ये जब आपके 4 शीर्ष हो गए, इसी प्रकार से ये 4 शीर्ष आपको दिखेंगे जो इसके पीछे की तरफ है। इस प्रकार से कुल हमारे 8 शीर्ष हुए। अगर हम इसी में किनारों की बात करते हैं तो किनारों के लिए क्या हमने बताया था कि जहाँ पर 2 फलक आपस में मिलते हैं उसको हम किनारा बोलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक फलक है रेड कलर का, दूसरा फलक है येलो कलर का, ये आपस में कहाँ मिल रहा है, इस जगह पे मिल रहे हैं, तो इसको हम किनारी बोलते हैं या किनारा बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे एक किनारा, दूसरा किनारा, तीसरा किनारा और चौथा किनारा, ये 4 किनारे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। फिर इसी प्रकार से अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम उल्टा करके देखते हैं तो यहाँ पर भी हमको ये 4 किनारे दिख रहे हैं। फिर इसी के चारों तरफ अगर हम देखेंगे तो हमको 1 2 3 4 इस तरीके से 4 खड़े किनारे दिख रहे हैं। तो 4 ऊपर के हो गए, 4 नीचे के और 4 इसके चारों तरफ के किनारे हुए। तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो कुल हमारे पास कितने किनारे होंगे, 12 किनारे। तो इस प्रकार से हम घन की विशेषताएं देख पा रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि घन में शीर्षों की संख्या 8 है, फलकों की संख्या 6 है और किनारों की संख्या 12 है। घन में आपने देखा होगा, आप खेलते भी रहे होंगे, जैसे कि हमारे पास लूडो होता है, आप विद्यालय में अपने गेम के पीरियड में आप खेलते होंगे, उसमें लूडो चलते हैं। तो लूडो एक घन का ही उदाहरण है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही बराबर होती हैं। आप इससे भली भांति परिचित हैं। अब आप इसको अपने स्कूल में या घर में लूडो को देखकर घनों की शीर्षों की संख्या और फलकों की संख्या और किनारों की संख्या को ज्ञात करने का प्रयास कीजिएगा कि जो मैंने बताया वो सही है या नहीं है। इसी में अब हम चलते हैं घनाभ के बारे में देखते हैं। घनाभ हम किसे कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे एक चित्र देख पा रहे हैं, इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक माचिस की डिब्बी के आकार का चित्र बना हुआ है, जिसमें ऊपर आप देख पा रहे हैं ऊपर के पृष्ठ या सतह को हमने फलक से प्रदर्शित किया है। जहाँ पर कोना है उसको हमने शीर्ष बोला है, या यहाँ पर किनारे मिल रहे हैं उसको हमने शीर्ष बोला है, और ये किनारा है जहाँ पर 2 फलक आपस में मिल रहे हैं। इस प्रकार से हम घनाभ को समझते हैं। घनाभ में भी शीर्षों की संख्या 8 होगी और घनाभ में फलकों की संख्या जैसा कि हमने देखा था घन के बराबर ही होती है, 6 है, और घनाभ में किनारों की संख्या 12 है। उसी प्रकार से हम इसको भी देख सकते हैं कि घनाभ में बताई जा रही संख्याएं हम जो देख रहे हैं, अभी हमने देखा था ये एक घन था और अब हम ये एक माचिस देख पा रहे हैं जो कि हमारी एक तरीके से घनाभ के आकार की है। इस माचिस में अगर आप देखना चाहेंगे तो अगर हम शीर्षों को काउंट करते हैं या गिनते हैं तो पहला कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा कोना, यानी कि ये ऊपर के 4 कोने हुए। इसी प्रकार से नीचे हम देखेंगे तो 1 2 3 4, यानी कि 4 4 8 कोने हुए, और इस प्रकार से 8 कोने हमारे शीर्ष हो गए। तो ये शीर्षों की संख्या कितनी हुई, यहाँ पर 8 हुई। अगर हम फलकों की बात करें या पृष्ठों की बात करें तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 और पीछे की तरफ जो 1 था ये 6, यानी कि आगे पीछे के 2 हो गए, ऊपर नीचे के 2 हो गए और अगल बगल के 2 हो गए। इस प्रकार से हम गिनेंगे तो कुल ये 6 फलक हुए। और इसी में अगर हम किनारों की बात करें तो आप देखेंगे 1 किनारा, 2 किनारा, 3 4, इसी प्रकार से 4 किनारे इस साइड होंगे और इसी में 4 किनारे आपको ऊपर के दिखेंगे। तो ये 4 तियां 12 किनारे हो जाएंगे। इसी में आपका घनाभ के लिए अगर हम इसको अंग्रेजी में प्रदर्शित करें तो आप देख पाएंगे ऊपर फेस बोलते हैं, यानी कि आपका फलक जिसको हम पृष्ठ बोलते हैं, शीर्षों की संख्या वर्टेक्स जिसको हम वी से प्रदर्शित करेंगे, और किनारों की संख्या एजेज जिसको हम एज बोलते हैं। इस प्रकार से क्यूबॉइड में हमारे 6 फेसेस होते हैं,
8 वर्टेक्स होते हैं और 12 एजेस होते हैं। इसी में जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया था, माचिस एक घनाभ का उदाहरण है जिसको आप देख चुके हैं। इसमें अगर हम इसी माचिस को ले लें या एक घनाभाकार आकृति को अगर हम खोलेंगे और पृष्ठों की संख्या हमें ज्ञात करनी हो, तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसकी लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है और ऊंचाई अलग है। और इसके अगर हम पृष्ठों को खोलते हैं तो इस प्रकार से कुछ आकृति हमको प्राप्त होगी। आप ये अपने घर में भी माचिस की डिब्बी को खोलकर देख सकते हैं। तो इसमें आप गिन पाएंगे, अगर आप पृष्ठ गिनना चाहते हैं तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे पास फलकों की संख्या 6 है। और अगर इसी को हम बंद कर देते हैं तो अगर आप शीर्ष काउंट करना चाहेंगे तो 1 2 3 4 शीर्ष नीचे के हो जाएंगे, और जब ये ऊपर जुड़ जाएगा तो 4 शीर्ष ऊपर के, यानी कि कुल 8 शीर्ष आपको मिल जाएंगे। और अगर हम किनारों की बात करें तो कुल 12 किनारे आपको दिख जाएंगे। अब हम आगे बात करते हैं प्रिज्म। प्रिज्म आपने हो सकता है अभी तक अपने क्लासरूम में ना देखा हो, और प्रिज्म का एक सबसे बढ़िया उदाहरण है, अगर आप दैनिक जीवन में देखना चाहेंगे कि प्रिज्म की आकृति आपको कहाँ पे मिलती है, तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग जैसे हमारे गांव या क्षेत्र में परिवेश में आते हैं, वो लोहे का पीटने का काम करते हैं, जिनको हम लोग मेरे ख्याल से बंजारे इस शब्द से प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा होगा कि वो लोग एक टेंट नुमा झोपड़ी बना के उसमें रहते हैं। तो उधर पे अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ कि किस प्रकार से प्रिज्म आपको दिखता है। इस प्रकार के वो टेंट में रहते हैं आपके गांव में आके। तो ये एक प्रिज्म का ही दैनिक जीवन से लिया गया उदाहरण है। अगर हम इसको और प्रिज्म को कंपेयर करेंगे तो दोनों एक जैसे ही दिखेंगे। अब हम बात करते हैं कि प्रिज्म में किस प्रकार से हम शीर्षों की संख्या और फलकों की संख्या एवं किनारों की संख्या ज्ञात करते हैं। जैसा कि आप उदाहरण में देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये आपको शीर्ष प्रदर्शित हो रहा है, यानी कि कोना है जहाँ पर हमारे तीनों किनारे मिल रहे हैं। फलक क्या है? जो पृष्ठ है, जो कि सामने से आपको दिखता है। अगर हम इस चित्र में फलक की बात करें या पृष्ठ की बात करें तो आपको ये एक सामने वाला फलक दिखेगा या पृष्ठ दिखेगा। उसी प्रकार से ये एक दूसरा फलक हो जाएगा। इसी प्रकार से इसके पीछे भी एक है और इस साइड भी है, और एक इसका नीचे का तल, वो भी फलक का ही कार्य करेगा। इस प्रकार से हम पृष्ठों को या फलकों को गिन सकते हैं। इसमें आप देखेंगे ये ट्रांसपेरेंट चित्र बना हुआ है, यानी कि पारदर्शी चित्र है, जिसमें पीछे की भुजाओं को हमने जोड़ा है ताकि आप इसको समझ सकें कि कितने फलक हैं, कितने शीर्ष हैं और कितने किनारे हैं। तो अगर हम यहाँ पे शीर्षों की गिनती करेंगे तो आपको दिखेगा 1 2 3 शीर्ष, और 3 शीर्ष इस तरफ हैं, 1 2 3, यानी कि 3 3 6, यानी कि प्रिज्म में शीर्षों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। इसी प्रकार से हम अगर फलकों को गिनेंगे तो पहला फलक, ये दूसरा फलक, पीछे की साइड से हम लेंगे तो ये तीसरा फलक हो जाएगा, सामने की तरफ से ये चौथा फलक, और नीचे की तरफ जो आप ये देख पा रहे हैं ये आपका पांचवा फलक है। इस प्रकार से एक प्रिज्म में 5 फलक होते हैं। और किनारों की अगर हम संख्या गिनते हैं तो 1 किनारी, 2 3, इसी प्रकार से पीछे 1 2 3, और इसके चारों तरफ की 1 2 और ये 3, यानी कि 3 त्रिका 9, यानी कि कुल 9 किनारे होते हैं। इसी प्रकार से इसमें भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये भी एक प्रिज्म है। इसको दूसरी तरीके से घुमा के ट्रांसपेरेंट बनाया गया ताकि आपको गिनने में असुविधा ना हो और आप अच्छे से समझ सकें। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि 3 शीर्ष, 1 2 3 और 4 5 6, इस प्रकार से 6 कुल शीर्ष हैं। फलकों की संख्या अगर आप देखेंगे तो एक फलक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, चौथा और पांचवा फलक पूरा है जो कि इसका उल्टा रखा हुआ है, तो ये पूरा पांचवा फलक है। और अगर किनारों की संख्या आप गिनना चाहते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से कुल 9 किनारे हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रिज्म में शीर्षों की संख्या 6 है, फलकों की संख्या 5 है और किनारों की संख्या 9 है। अब हम अगर पिरामिड की बात करें तो पिरामिड में आप देख पा रहे हैं एक ये चित्र है जिसमें आपको शीर्ष, किनारा और फलक दिखाई दे रहा है। साथ में आप देख पा रहे होंगे कि एक सब्जी बनी हुई है जो भिंडी है। भिंडी का एक कटा हुआ टुकड़ा आपको दिख रहा होगा।
आप अपने घर में जब भी सब्जियां वगैरह आपकी माँ काटती होंगी या आप लोग देखते होंगे, तो आपने कभी सोचा है कि ये भी गणित में पढ़ाया जाएगा आपको? अगर आप सब्जी के बारे में बात करें तो भिंडी एक पिरामिड के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं या देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे, जहाँ पे हमारे किनारे मिलते हैं उसको हम शीर्ष बोलते हैं। ये उसकी साइड है यानी कि किनारा है जहाँ पर दो फलक आपस में मिल रहे हैं, और ये एक पूरा पृष्ठ है जिसको हम फलक बोल रहे हैं, जैसा कि अभी तक आप लोग देख रहे थे। तो अगर इस हम पिरामिड की बात करें तो पिरामिड का यहाँ पे बेस अगर आप आधार देखेंगे तो वह चौकोर है। जब हम चौकोर लेते हैं पिरामिड तो उसमें फलक अगर हम गिनेंगे तो कितने फलक होंगे? जब यहाँ पर 4 हैं तो ये 4 साइडें ऊपर जाके मिलेंगी, तो इस प्रकार से आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे 4 फलक आपको ऊपर मिलेंगे और एक नीचे का, यानी कि 5 फलक होंगे कुल। और अगर हम किनारों की संख्या उसमें ज्ञात करेंगे तो एक किनारा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और साथ में ये भी किनारे हैं, यानी कि 4 4 8 किनारे मिलेंगे। शीर्ष की बात करेंगे तो एक शीर्ष ये हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां शीर्ष हुआ। इस प्रकार से हम पिरामिड में शीर्षों की संख्या ज्ञात करते हैं तो 5 है। फलकों की संख्या ज्ञात किए तो 5 है, क्योंकि 1 2 3 ये वाला और ये चौथा और नीचे वाला ये 5वां फलक है। इसी प्रकार से हमने उसमें किनारों की संख्या भी ज्ञात की थी तो वो भी 8 थी। तो ये पिरामिड में हम देखते हैं कि इस प्रकार से हमारे शीर्षों की कुल संख्या हमको 5 मिलती है, फलकों की संख्या 5 है और किनारों की संख्या 8 है। और आपने देखा होगा कि जब भी हम गांव में या आसपास दूर देखते हैं खेतों में, तो वहाँ पर कुछ बिजली के टावर या मोबाइल के टावर लगे होते हैं। तो मोबाइल के टावर को आप इससे कंपेयर करके आप देखिएगा और सोचिएगा कि क्या ये एक पिरामिड का उदाहरण है? जी हाँ, ये एक पिरामिड का ही उदाहरण है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें भी हम देख सकते हैं इसका आधार एक चौकोर है या वर्गाकार है, और इसमें जो किनारे हैं 1 2 3 4 और नीचे 4 हैं, यानी कि कुल 8 किनारे हैं। और अगर हम शीर्ष की बात करते हैं तो एक शीर्ष हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, यानी कि नीचे भी हमारे 4 शीर्ष और एक ऊपर है, तो कुल हमारे कितने 5 शीर्ष हुए। तो इस प्रकार से आप अपने खेतों पे या कहीं पे भी आपके गांव में आसपास दिखें आपको, तो आप इनको देख के आप देख सकते हैं कि ये हमारे गणित का ही एक भाग है। अब हम देखते हैं कि इनकी आपस में संबंध क्या होता है। जैसे घन, घना, प्रिज्म और पिरामिड हमने पढ़ा, तो हमने इसमें फलक ज्ञात किए, शीर्ष ज्ञात किए और उसमें कोरों की संख्या को हमने ज्ञात किया। तो इसमें हम एक संबंध भी पता करना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि सब में फलक, शीर्ष और कोरों को हम गिन रहे हैं। तो इसका क्या ऐसा हो सकता है कुछ कि हम कोई एक ऐसा संबंध या वो स्थापित कर लें ताकि हम आगे अगर हमको दो चीज़ें पता हैं तो हम तीसरी चीज़ को ज्ञात कर सकें। आइए उसको देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक सारणी दिख रही है या एक टेबल दिख रहा है। इस टेबल में अगर हम देखें तो एक तरफ हमने नाम लिखा हुआ है पहले कॉलम में, जिसमें आपको घन दिख रहा है, घनाभ दिख रहा है, प्रिज्म दिख रहा है, पिरामिड दिख रहा है लिखा हुआ। साथ में एक शीर्षों की संख्या V लिखा हुआ है, फलकों की संख्या F लिखा है और कोरों की संख्या E लिखा गया है। ऐसा क्यों लिखा है, इसको हमने V ही क्यों लिखा है, इसके लिए आपको मैं बता देता हूं कि शीर्ष को हम अंग्रेजी में वर्टेक्स लिखते हैं या वर्टेक्स बोलते हैं, इसलिए हमने उसका V पहला लेटर लिया है। और फलकों को हम फेस बोलते हैं या पृष्ठ, तो फेस का हमने F लिया है। और कोरों को हम एजेस बोलते हैं, तो एस का हमने E लिया है, इसलिए हम इसको V, F और E से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि घन में शीर्षों की संख्या कितनी थी 8, फलकों की संख्या 6 और कोरों की संख्या 12 है, जो कि हमने करके देखा था। उसी प्रकार घनाभ में भी शीर्षों की संख्या 8, फलकों की संख्या 6 और कोरों की संख्या 12 थी, जो कि हमने अभी करके देखा है। इसी प्रकार प्रिज्म में भी हमने देखा था, शीर्षों की संख्या 6 है, फलकों की संख्या 5 थी और कोरों की संख्या 9 थी। और पिरामिड में हमारे शीर्षों की संख्या 5, फलकों की संख्या 5 और कोरों की संख्या 8 थी। तो क्या इस टेबल को या सारणी को देखकर आपको लग रहा है कि इनके आपस में V, F और E में कोई संबंध है? अगर आप ध्यान से इसको देखें और सोचें कि इसमें एक आप देखेंगे कि अगर हम
शीर्षों की संख्या और फलकों की संख्या को जोड़ते हैं, तो अगर हम घन के शीर्षों की संख्या और फलकों की संख्या को जोड़ें तो हमें कुल कितना प्राप्त होगा, यानी कि 8 + 6 हम करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 14। बिल्कुल सही। अगर हम इसको 12 से कंपेयर करें या तुलना करें तो हम किस प्रकार से देख सकते हैं कि हमारा 14 12 के बराबर हो जाए। हम वहाँ पे देखेंगे कि अगर हम 14 = 12 + 2 कर देते हैं तो वो दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी कि 8 + 6 = 12 + 2 के बराबर है। यानी कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि शीर्षों की संख्या प्लस फलकों की संख्या बराबर कोरों की संख्या +2। इसी प्रकार से हम दूसरे घनाभ के लिए भी देखते हैं, तो घनाभ में भी शीर्षों की संख्या, फलकों की संख्या और कोरों की संख्या समान है, तो उसके लिए भी वो सेम है। अगर हम प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म में देखिए अब यहाँ पे संख्या बदल रही है शीर्षों की संख्या, तो अब हम देखते हैं कि वो हमने जो सूत्र निकाला था वो सही है या नहीं है। अगर हम यहाँ पर इसमें शीर्षों की संख्या 6 और फलकों की संख्या 5 को जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 11, जो कि हमें 9 में 2 जोड़ने पे प्राप्त हो रहा है। यानी कि हमारा v + f = e + 2 सही है। उसको हम पिरामिड में भी अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर 5 + 5 आप जोड़ेंगे तो 10 मिलता है, और यहाँ पर 8 + 2 करेंगे तो 10 मिलता है, यानी कि पिरामिड के लिए भी वो सही है। आइए अब हम इसको देखते हैं। उपर्युक्त सारणी से हम देखते हैं कि प्रत्येक स्थिति में शीर्षों और फलकों का योग कोरों के संख्या से 2 अधिक है। इस प्रकार से हम इस एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं जिसको हम बोलते हैं v + f = e + 2। इसे ही हम आयलर का सूत्र कहते हैं। आयलर के सूत्र आपको पूछा जाता है तो आप इसको याद कर सकते हैं या इसको समझ सकते हैं कि v + f = e + 2 के बराबर होता है। अब आइए हम एक उदाहरण लेते हैं या आपसे पूछते हैं कि दिए गए चाक के डिब्बे और डस्टर में फलकों, शीर्षों और किनारों को आप ज्ञात करें और बताएं कि इनकी संख्या क्या होगी। साथ ही इसमें आप ये भी बताएं कि इसमें घन कौन है, घनाभ कौन है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो एक आपको चाक का डिब्बा दिख रहा है और दूसरा एक डस्टर दिख रहा है जो आप अपनी कक्षा में रोज देखते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो चाक का डिब्बा आपको और डस्टर में क्या अंतर दिख रहा है। चाक के डिब्बे में आपने ध्यान दिया होगा कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हैं, यानी कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की मापें बराबर हैं, यानी कि ये एक घनाकार आकृति है या घन का उदाहरण है। डस्टर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही अलग अलग माप के हैं, यानी कि ये एक घनाभाकार आकृति है। इसमें जैसा कि हम अभी देख चुके हैं कि शीर्षों की संख्या, फलकों की संख्या और कोरों की संख्या हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अगर आप चाक के डिब्बा में शीर्षों की संख्या की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और 4 नीचे हो जाएंगे, यानी कि 8 शीर्ष। और फलकों की संख्या हमने अभी ज्ञात की थी, अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 फलक हो गए। और कोरों की संख्या भी अभी हमने निकाली थी जो कि 12 थी। घन और घनाभ में शीर्षों की संख्या, फलकों की संख्या और कोरों की संख्या समान होती है। अंतर क्या होता है, अंतर ये होता है कि घनाभाकार जो आकृति है जैसे कि डस्टर है, डस्टर में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग माप की होती हैं, जबकि घन में तीनों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक ही माप की होती हैं। यह एक विशेष चीज है जिसको आपको ध्यान देना है। जैसा कि आप अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक चित्र है जो कि हमने बताया था कि भिंडी भी एक पिरामिड के रूप में हम देख सकते हैं। तो उसके लिए एक खास बात है कि अगर कोई भी पिरामिड का आधार के ऊपर डिपेंड करता है कि पिरामिड का जो आधार होगा उसके अनुसार उसमें फलक और किनारे चेंज हो जाते हैं और शीर्ष भी चेंज हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पे कोई पिरामिड लेते हैं जिसका एक आधार एक त्रिभुज हो तो उसको हम चतुष्फलक कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी हम करके देखते हैं। अभी आपको यहाँ पे एक त्रिभुज दिख रहा होगा, त्रिभुजाकार पिरामिड दिख रहा है जिसमें आधार एक त्रिभुज लिया गया है। अगर हम इसमें शीर्षों की बात करें तो 1 2 3 4 शीर्ष हैं केवल। और अगर हम फलक की बात करें तो एक फलक आपको ये नीचे का दिख रहा है, एक ये साइड का है, 2 और एक आपको ये दिख रहा है
इस प्रकार से इसमें 4 फलक हैं और इसमें अगर हम किनारों की बात करें तो 1 2 3 किनारी, 1 2 3 और पीछे की तरफ हो जाएंगी। इस प्रकार से हम किनारों को गिन सकते हैं। तो हमने ये संबंध देख लिया था कि घन, घनाभ, प्रिज्म और पिरामिड में आयलर का जो सूत्र है V+F = E+2 सत्य है। अगर हम अब आपको पूछें, आपने अपने घर में देखा होगा जैसे जूते का डिब्बा, आप जूते लाए होंगे तो उसमें एक डिब्बा होगा। उस डिब्बे की अगर हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को देखें तो वो अलग अलग उसकी होती हैं। इसमें देखिए आपके पास एक लूडो का पासा तो नहीं है, यहाँ पर एक आपका पजल है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, खेलने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वो भी घन के आकार का होता है। इसमें आप शीर्षों की संख्या और फलकों की संख्या और किनारों की संख्या ज्ञात करेंगे और उसको दी गई टेबल में आप घर में भरेंगे। इसमें हमने क्या क्या सीखा? ठोस ज्यामितीय आकृतियों में प्रायः फलक को F से, शीर्ष को V से तथा कोरों को E से प्रदर्शित करते हैं। घनाभ तथा घन प्रत्येक के लिए 6 फलकें, 8 शीर्ष तथा 12 कोरें होती हैं। प्रिज्म त्रिभुजाकार के लिए 5 फलकें, 6 शीर्ष तथा 9 कोरें होती हैं। पिरामिड आयताकार आधार का के लिए 5 फलकें, 5 शीर्ष तथा 8 कोरें होती हैं। घनाभ, घन, प्रिज्म और पिरामिड की प्रत्येक के लिए V+F = E+2 का संबंध सत्य है। परियोजनाकार अर्थात प्रोजेक्टकार, आप घनाभ के आकार का एक चाय का डिब्बा जो आप घर में लाते होंगे उसको ले सकते हैं और घन के आकार का एक पासा लीजिए। दोनों के शीर्षों, फलकों और किनारों की संख्या को ज्ञात करिए और उनको V+F = E+2 के सूत्र की सहायता से उसकी सत्यता की जांच करिए। गृहकार में आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 321 एवं 325 पर दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। अब बच्चों, अब हम अगली क्लास में अगले भाग के बारे में देखेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग दिए गए गृहकार को घर में अच्छे से पूरा करेंगे और अपनी कॉपी में लिखकर अपने अध्यापकों को जब भी स्कूल खुलेंगे तब आप उनको दिखाएंगे।